बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के इस वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शूट एपेक्स के बारे में जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग थ्योरीज दी गई है उनके बारे में अध्ययन किया था और मुख्य रूप से जो बात हमारे सामने आई थी उसके अनुसार 3 थ्योरीज दी गई थी। पहली थ्योरी एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी हिस्टोजन थ्योरी और तीसरी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। उसके बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। शूट एपेक्स के बाद में अब हम चलते हैं आगे। अगला टॉपिक जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा रूट एपेक्स के बारे में। हर स्लाइड में मैं आपको हमारा जो सिलेबस है उससे अवगत करवाता रहता हूँ और ये ज़रूरी भी इसलिए है कि हम कहाँ पर चल रहे हैं हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार या सिलेबस के अनुसार, उसका आइडिया हम लोगों को होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर से वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इस टॉपिक में हम लोगों ने स्टेम के बारे में पढ़ लिया है। अब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, रूट एपेक्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट का सबसे आगे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर जो सेल्स होती है, जहाँ पर लगातार विभाजन चल रहा होता है, वहाँ पर क्या सिचुएशन रहती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक रूट मेरिस्टेम, शूट एपेक्स के बारे में या शूट मेरिस्टेम के बाद में। रूट मेरिस्टेम जिस प्रकार से हम लोगों ने स्टेम के सेंस में पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो होता है उसमें डिवीज़न होकर अलग अलग बहुत सारी सेल्स बनती है और सेल्स बनने के बाद में जब कोशिकाओं में विभेदन होता है, सेल्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो वहाँ पर रेडिकल और प्लूमूल का निर्माण होता है। रेडिकल से रूट बनती है और प्लूमूल से स्टेम या शूट का निर्माण होता है और बिल्कुल एपेक्स के ऊपर पूरे विभाजन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, जीवन पर्यंत होती है और विभाजन कर कर ये लंबाई में बढ़ने का काम करती है। तो इसी सेंस में हम लोगों ने शूट में भी यही बात बतलाई थी, रूट में भी ये बात मैंने आपको बतलाई है और वही बात यहाँ पर फिर से आपको बतलाई गई है कि प्लूमूल से शूट एपेक्स बनता है और रेडिकल से रूट एपेक्स बनता है और ये बिल्कुल एपेक्स के ऊपर पाए जाते हैं जिनमें लगातार विभाजन चल रहा होता है। रूट एपेक्स को समझाने के लिए भी अलग अलग थ्योरीज दी गई। जिस प्रकार से शूट एपेक्स को समझाने के लिए दी गई थी, उसी तरह से रूट एपेक्स को समझाने के लिए भी थ्योरी दी गई कि रूट के एपेक्स के ऊपर जो सेल्स होती है वहाँ पर विभाजन है वो किस प्रकार से चलता है, उसको समझाने के लिए जो थ्योरीज दी गई थी वो आपके सामने है। पहली थ्योरी का नाम हिस्टोजन थ्योरी, यह थ्योरी शूट के अंदर भी थी। दूसरी थ्योरी है कॉर्पर केपी थ्योरी और इस तरह की थ्योरी वहाँ पर स्टेम में भी हमने देखी थी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के नाम से। वहाँ पर एक थ्योरी और थी जिसका नाम था एपिकल सेल थ्योरी, वो थ्योरी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो रूट एपेक्स को की संरचना को समझाने के लिए, स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 2 थ्योरीज है वो हमारे सामने है और दोनों आप देख सकते हो और इनके बारे में हम वन बाय वन करके इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले वाली जो थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी, इसको देने वाले वैज्ञानिक भी वही थे जिन्होंने शूट एपेक्स की थ्योरी दी थी, हेनस्टी। वहाँ पर हिस्टोजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था और यहाँ पर भी वही 3 पार्ट्स होंगे, बिल्कुल सिमिलर टू स्टेम। यही बात मैंने आपके सामने लिखी है कि जिस प्रकार से स्टेम में जो बातें बतलाई गई थी उसी तरह की बातें हैं वो रूट के सेंस में भी बतलाई गई है, इसलिए हमने लिखा है कि ये शूट के समान है। सबसे बाहर वाली जो परत होती है हमने डर्मेटोजन का नाम दिया था और यहाँ पर भी ये डर्मेटोजन है जो एपिब्लेमा और रूट हेयर्स का निर्माण करती है। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने एपिडर्मिस शब्द यूज किया था और यहाँ पर हम एपिब्लेमा शब्द यूज कर रहे हैं। वहाँ पर भी वो आउटर कवरिंग थी, यहाँ पर भी आउटर कवरिंग है, उसके बावजूद दोनों के नाम अलग अलग क्यों? इसके पीछे जो रीज़न है वो बताने से पहले एक सिंपल सी बात मैं बतलाना चाहूँगा कि दोनों के नाम अलग अलग होने से कम हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प मिल जाती है, पहचान हमारे लिए आसान हो जाता है। जहाँ पर एपिडर्मिस शब्द लिखा हुआ आता है इसका मतलब हम स्टेम की बात कर रहे हैं
अगर एपिब्लेमा शब्द लिखा हुआ आता है इसका मतलब हम रूट की बात कर रहे हैं। दोनों की आउटर कवरिंग है, लेकिन नाम अलग अलग होने से पहचान आसान होगी। पीछे जो मेन रीज़न है वो है क्या है, एपिब्लेमा और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, एपिब्लेमा के ऊपर क्यूटिकल नहीं होती। पहला डिफरेंस जो हमें मालूम होना चाहिए। क्यूटिकल की बात मैंने आप लोगों से की है। दूसरी बात, एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, एपिब्लेमा पर स्टोमेटा नहीं होते हैं, क्योंकि एपिब्लेमा रूट के ऊपर है और रूट हमेशा ज़मीन के नीचे रहती है, वहाँ पर स्टोमेटा नहीं होते हैं। एपिडर्मिस ज़मीन से ऊपर होती है, वहाँ पर स्टोमेटा का होना आवश्यक है। तो जो बात हमारे सामने है वो ये है कि जो एपिडर्मिस होती है उस पर क्यूटिकल और स्टोमेटा पाए जाते हैं, और एपिब्लेमा के ऊपर क्यूटिकल और स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसके कारण से दोनों का नाम है वो अलग अलग है। तने में उसको हम एपिडर्मिस कहेंगे और रूट में हम उसको एपिब्लेमा कहेंगे। डिफरेंस निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्यूटिकल वाला और स्टोमेटा वाला, और इन्हीं के बेस पर ये दोनों नाम दिए गए हैं। यहाँ भी हेयर्स होते हैं, वहाँ भी हेयर्स होते हैं। वो एक अलग बात है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, लेकिन हेयर्स होते हैं, इसलिए हम हेयर को इसमें शामिल है वो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है पेरीब्लेम। ये मिडिल लेयर होती है, सबसे बाहर डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन के बाद में जो लेयर होती है उसको पेरीब्लेम के नाम से जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, पेरीब्लेम में डिवीजन होकर जो पार्ट्स बनकर हमारे सामने आते हैं वो कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है। मेन ये दो पार्ट्स हैं, लेकिन पेरीब्लेम की जो सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती है और डिवीजन करके कैम्बियम और लेटरल रूट्स का भी बनाने का काम करती है। जो कैम्बियम है ये मुख्य रूप से डाइकोट में बनेगा, डाइकोट रूट में बनेगा, क्योंकि डाइकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, मोनोकोट में नहीं होती है। और रूट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल प्रकार के होते हैं, उनमें पहले से कोई कैम्बियम नहीं होता है। लेकिन जब एबनॉर्मल टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वहाँ पर कैम्बियम की लेयर बनती है। वो कैसे बनती है ये एक अलग पॉइंट है जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल ये बात हमें समझना होगा कि जो पेरीब्लेम है ये कैम्बियम का भी निर्माण करती है, जो कि रूट को सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगी। निश्चित रूप से नई नई सेल्स बनकर हमारे सामने आएगी। और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम प्लीरोम के नाम से जानते हैं, और प्लीरोम डिवीजन करके पिथ और रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल्स एंड पेरिसाइकिल का निर्माण करती है। यहाँ पर एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है, रेडियल वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन रेडियल टाइप का होता क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है। वेस्कुलर बंडल के मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के अल्टरनेट पाए जाते हैं, डिफरेंट रेडियाई पे पाए जाते हैं, त्रिज्या पे पाए जाते हैं, तो उस टाइप को हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम कभी आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट। जैसे एक रेडियस पर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको हम रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये है वो प्लीरोम है, वो बनाने का काम करती है। तो तीन लेयर्स हमारे सामने आ गई। सबसे बाहर डर्मेटोजन थी जो एपिब्लेमा और रूट हेयर्स बना रही है। दूसरी लेयर थी पेरीब्लेम जो कि कॉर्टेक्स का निर्माण कर रही है, एंडोडर्मिस का निर्माण कर रही है, कैम्बियम का निर्माण कर रही है, लेटरल रूट्स का निर्माण कर रही है। और जो अंदर वाली है प्लीरोम जो पेरिसाइकिल, पिथ और वेस्कुलर बंडल बनाने का काम कर रही है। इस तरह से एक पूरी स्ट्रक्चर बनकर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। जो ऑब्जेक्शंस शूट एपेक्स में बतलाए गए थे वही ऑब्जेक्शंस यहाँ भी बतलाए गए हैं कि कुछ प्लांट्स एंजियोस्पर्म में ऐसे होते हैं जिनमें पेरीब्लेम और प्लीरोम में कोई डिफरेंस, मेन डिफरेंस या क्लियर डिफरेंस है वो नहीं पाया जाता है। दोनों की जगह एक लेयर होती है, इसलिए इस थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट जो स्टेम के सेंस में भी हम लोगों ने देखा था वही पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मॉर्फोलॉजिकल इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये क्या बनाएगी और क्या नहीं बनाएगी, इसलिए इस को थ्योरी को मानना हम बिल्कुल यूनिवर्सली उसको बिल्कुल से ट्रूथ है वो नहीं समझ पा रहे हैं।
और लास्ट पॉइंट में जैसा कि लिखा हुआ है कि ये थ्योरी टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के लिए उपयुक्त है, इसलिए एंजियोस्पर्म पर ये थ्योरी है वो लागू नहीं हो पा रही है। उसके बाद में हम चलते हैं सेकेंड थ्योरी पर, जिसका नाम दिया जा रहा है कॉर्पर केपी थ्योरी। ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म का जो शूट था उसमें हमने ट्यूनिका कॉर्पस नाम दिया था और यहाँ पर कॉर्पर केपी नाम दिया जा रहा है। बात वही है लेकिन नाम अलग है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक है उसका नाम स्कूप 1917, और हमने लिखा है कि ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के समान है। यहाँ पर भी वही दो लेयर्स पाई जाती है, कॉर्पर एंड केपी। बाहर वाली जो लेयर होगी उसको हम कॉर्पर कहेंगे और अंदर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम केपी के नाम से जानते हैं। और ये किस तरह से क्या बनाती है ये देखिए। कॉर्पर बाहरी लेयर और रूट केप का निर्माण करती है। बहुत इजी सी बात है, बहुत आसान सी हम लोग समझने की हमें ज़रूरत है कि जो रूट होती है वो ज़मीन में नीचे की तरफ जलती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और ज़मीन के अंदर जो कंकर पत्थर होते हैं, हाँ, जो रूट की जो सेल्स होती है सेंसिटिव या सॉफ्ट सेल्स होती है, उनके डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए रूट के सबसे आगे की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जिसको कि हम रूट केप कहते हैं। केप का मतलब ऑब्वियसली टोपी से मतलब होता है, अगर हम अपने सर पे लगा लें तो हमारा बचाव होगा, धूप से हो सकता है, ऑब्वियसली बरसात से भी हो सकता है। तो उसी तरह से रूट के सबसे आगे की तरफ ये रूट केप पाई जाती है जो ग्रोइंग पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो ये कॉर्पर के द्वारा होता है। केपी है वो इनर लेयर होती है जिससे सेंट्रल पार्ट और पित्त का निर्माण होता है। सेंट्रल पार्ट का मतलब हमारा यहाँ पर कॉर्टेक्स से मतलब है, एंडोडर्मिस से मतलब है, पेरिसाइकिल से मतलब है, और ऑब्वियसली सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो पित्त को बनाने का काम भी केपी के द्वारा हो रहा है। रेड पोर्शन से हम लोगों ने लिखा है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, रेड में हमने लिखा है जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो दोनों में से किसी के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। ये कोई क्लियर नहीं है कि साहब ये यूनिवर्सल होगा कि सभी प्लांट्स में कॉर्पर ही बनाएगा या केपी बनाएगा, दोनों में से कोई भी बना सकता है। और इस तरह से हमने ये बात है वो आपके सामने लिखी है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बाहर से लेकर अंदर तक की जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्पर केपी दोनों मिलकर है वो बनाते हैं। एक बात और हमें अब ध्यान से देखनी पड़ेगी, एक नया शब्द हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर, और वो शब्द आ रहा है कैलिप्ट्रोजन। डियर फ्रेंड्स, जो रूट केप है हमने कहा कि डर्मेटोजन ने उसको बनाया है, लेकिन हम ये साथ में ये बात भी कह रहे हैं कि जो मोनोकोट्स हैं पहले उस डर्मेटोजन से कैलिप्ट्रोजन बनती है, एक और नई लेयर जिसका नाम दिया गया है हमने कैलिप्ट्रोजन, और ये कैलिप्ट्रोजन रूट केप का निर्माण करती है। और बाद में जो डर्मेटोजन आ रहा है ये एपिब्लेमा और दूसरे पार्ट्स का निर्माण करेगी। अगर रूट केप और एपिब्लेमा को एक ही लेयर बना रही है, अलग से न तो कैलिप्ट्रोजन है न कोई डर्मेटोजन है, वहाँ पर केवल एक लेयर है, तो उस प्रकार के डेवलपमेंट को या ओरिजिन को हम कहेंगे डर्मेटोकैलिप्ट्रोजन। मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। वापस से देखिए, जो डर्मेटोजन है वो पहले एक लेयर बनाएगा जिसको हम कैलिप्ट्रोजन कहते हैं, और ये कैलिप्ट्रोजन रूट केप का निर्माण कर देगा, और उसके बाद में जो दूसरी सेल्स हैं डर्मेटोजन की वो फिर एपिब्लेमा और जो भी रूट हेयर्स वगैरह हैं उनका निर्माण करेगी। और ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं उसके लिए हमने फैमिली के नाम भी लिखे हैं, जिसमें ऊपर हमने कहा कि मुख्य रूप से ये मोनोकॉट्स में है, लेकिन सोलेनेसी, रोजेसी, क्रूसीफेरी ये डाइकोट्स की फैमिली है, उनमें भी इस प्रकार की सिचुएशन है वो पाई जाती है। ओबियसली जो पामी फैमिली है ये मोनोकॉट्स की फैमिली है। तो इस प्रकार की सिचुएशंस हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि कैलिप्ट्रोजन आखिर क्या होता है। उसके बाद में देखिए हमने लिखा है गटनबर्ग 1961 में एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो रूट एपेक्स वाला पार्ट है वहाँ पर सारी की सारी कोशिका एक जैसी हो सकती है, कहने का मतलब एक लेयर, और दूसरे स्थान पे उसने कहा कि एक से ज़्यादा टाइप की लेयर्स भी वहाँ पर हो सकती है। कुल मिलाकर हमें ये कहना पड़ेगा एक रीजन होने का मतलब है कि सारे जो एपिब्लेमा से या रूट केप से लेकर पिट तक है वो सारी के सारा पार्ट्स उसी एक लेयर के द्वारा बनाया जा रहा है, और दूसरे में हम कह रहे हैं कि अलग अलग लेयर्स होती है, और अलग अलग लेयर्स जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो मिलकर अलग अलग पार्ट्स का निर्माण कर रही है। डियर फ्रेंड्स, दो चीज़ें हमारे सामने आ गई, एक सिमिलर ग्रुप के द्वारा, एक सेपरेट ग्रुप्स के द्वारा।
अगर वो सिमिलर ग्रुप के द्वारा, एक जैसी सेल्स के द्वारा हो रही है, तो हम उसको ओपन टाइप का नाम देंगे। और अलग अलग लेयर्स बन रही है, 2-3 लेयर्स बन रही है और एपिब्लेमा से लेकर पित्त तक का जो निर्माण करती है, तो उसको हम क्लोज्ड टाइप का नाम देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ओपन टाइप प्रिमिटिव हुआ या क्लोज्ड टाइप प्रिमिटिव हुआ। ओपन टाइप का मतलब सारी सेल्स एक जैसी, जो सारे पार्ट्स का निर्माण कर रही है, और क्लोज्ड टाइप का मतलब अलग अलग लेयर्स, जो डिफरेंट पार्ट्स को बनाने का काम करेगी, एपिब्लेमा से लेकर पित्त तक का। यहाँ पर क्लोज्ड टाइप को एडवांस्ड माना गया है, ओपन टाइप को प्रिमिटिव माना गया है। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, और यही डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो। 3 डायग्राम है, एक जिसमें सारी सेल्स एक जैसी है, दूसरा डायग्राम जिसमें 2 लेयर्स होती है, और तीसरा डायग्राम जिसमें 3 लेयर्स होती है। और इनके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। डाइकोट्स के अंदर जो इनिशियल लेयर है, जो अभी हम बात कर रहे थे, उनको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। रेनेलियन टाइप, कैजुराइना टाइप, कॉमन डाइकोट टाइप। रेनेलियन टाइप का मतलब ये होता है वहाँ पर केवल एक लेयर होती है। कैजुराइना टाइप का मतलब वहाँ 2 लेयर्स होती है। और कॉमन डाइकोट टाइप का मतलब वहाँ पर 3 लेयर्स होती है। ये देखिए जो डायग्राम मैं शुरू में दिखा के आपको आया हूँ। रेनेलियन टाइप ये रेननकुलेसी, लेग्यूमिनोसी, अमेंटिफेरी फैमिलीज में पाई जाती है। और यहाँ पर केवल एक प्रारंभिक कोशिकाओं की लेयर होती है, जो रूट केप, एपिप्लेमा, कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर का मतलब एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त, सभी भागों का निर्माण केवल एक जैसी कोशिकाओं के माध्यम से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ओपन टाइप वाली कैटेगरी में आ रहा है। इसको हम रेनेलियन टाइप का नाम देते हैं। दूसरा आ रहा है हमारा कैजुरेना टाइप। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, कैजुरेनेसी फैमिली में पाया जाता है। यहाँ पर कोशिकाओं की, प्रारंभिक कोशिकाओं की 2 लेयर्स होती है। पहली जो लेयर होती है उससे एपिप्लेमा, कॉर्टेक्स और रूट केप का निर्माण होती है, और दूसरी जो लेयर है उससे वेस्कुलर बंडल्स, सेंट्रल पित्त का निर्माण होता है। ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। कॉर्टेक्स भी इसी से बनेगा। एंडोडर्म कॉर्टेक्स है वो पहली वाली लेयर से बन रहा है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल है वो इस लेयर से बनती है। तो 2 लेयर क्लियरली आपको दिखाई वो देखने को मिल रही है पहले वाले डायग्राम में। और ये है हमारा तीसरा पॉइंट, जिसको हमने कॉमन डाइकोट टाइप का नाम दिया है। और इसमें एपिकल इनिशियल सेल्स की 3 लेयर पाई जाती है। एक लेयर से जो आउटर मोस्ट होती है एपिप्लेमा और रूट को, सेकेंड लेयर से कॉर्टेक्स, और थर्ड लेयर से सेंट्रल सिलेंडर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स और पित्त है वो इससे बनते हैं। डियर फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म में ये काफ़ी क्लियर होते हैं, और क्लियर कारण होने के कारण से जो कॉर्पर केपी थ्योरी है वो सर्वमान्य है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी को कॉर्पर केपी थ्योरी को ही माना गया है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म पर है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो हिस्टोजन थ्योरी है वो लोअर ग्रुप, और उसमें जिम्नोस्पर्म भी शामिल हो जाता है, जो कि लोअर ग्रुप में नहीं आता है, फिर भी वो उसके अंदर वो शामिल होती है। अब हमें देखना पड़ेगा कि रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में मेन डिफरेंस क्या है। निश्चित रूप से बहुत कॉमन सी बात हम लोग जानते हैं कि शूट है वो ज़मीन के ऊपर होता है और रूट ज़मीन के नीचे होती है। उस कारण से बदलाव निश्चित है। तो यहाँ पर हमें वही मेन डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर देखने हैं। पहले पॉइंट में आपको दिखाया गया है रूट एपेक्स के बारे में, और कहा गया है कि ये साइज में छोटा है और स्टेम है वो साइज में बड़ा होता है। निश्चित रूप से ये फ़र्क है। सेकेंड पॉइंट में जो लीव्स है वो ब्रांचेज, लीव्स और ब्रांचेज है वो रूट पे नहीं पाई जाती है। शूट के ऊपर पत्तियां भी होती है, तना भी होता है, शाखाएं भी निकलती है, ये सब के सब शूट के ऊपर होता है। थर्ड पॉइंट में हम लोगों को बताया गया है कि जो एपिकल जो रीजन है वो अंदर की तरफ एंडोजीनियसली है, और शूट एपेक्स के ऊपर ये बाहरी तौर पर होता है, एक्सोजीनियसली होता है। रूट के ऊपर हम लोग जानते हैं कि नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं, लेकिन शूट के ऊपर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तने के ऊपर या स्टेम के ऊपर हम आसानी से देख सकते हैं। अगला पॉइंट में, जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में हम लोग बात करके आए हैं, रूट के सबसे आगे की तरफ रूट केप पाई जाती है। तो रूट एपेक्स के ऊपर रूट केप के होने के कारण से उसकी सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन मिलता है उसको, लेकिन शूट में इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। डियर फ्रेंड्स, शूट के ऊपर लीव्स पाई जाती है, रूट के ऊपर लीव्स नहीं पाई जाती है। इस कारण से मौसम के अंदर जो परिवर्तन होता है उसका असर शूट पर दिखाई देता है, रूट पर दिखाई नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
उसके बाद में एक बात हमें और यहाँ पर करनी पड़ेगी, और वो बात है क्विसेंट जोन। क्विसेंट जोन का मतलब क्या होता है, किस वैज्ञानिक ने दिया, ये हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए। क्विसेंट जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक वैज्ञानिक हुए हैं क्लोज, CLOWES, क्लोज, 1961 में उन्होंने कहा। जैसा कि अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, रूट नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाने के कारण से उसके डैमेज, उसकी कोशिकाएं बहुत सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट होती है, सेल्स के नष्ट होने के चांसेस होते हैं, रूट केप भी पाई जाती है। उसके बावजूद भी क्लोज ने कहा कि वहाँ पर कुछ रिजर्व सेल्स होती है। जब आगे वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती है किसी भी कारण से, तो ये जो रिजर्व सेल्स हैं ये एक्टिव होकर अपना काम शुरू कर देती है, और जो वर्क कंटिन्यूशन में हो रहा है, रूट जो नीचे की तरफ लगातार बढ़ रही है, उसमें कोई भी परेशानी या डिस्टरबेंस है वो नहीं होता है। तो जो ये रिजर्व कोशिकाएं होती है, इन्हीं को क्लोज ने क्विसेंट जोन, और इस धारणा को क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है प्रकृति की, नेचर की, कि वहाँ पर सेल्स के नष्ट होने के चांसेस हैं, इसलिए वहाँ पर रिजर्व कोशिकाएं बनाई गई ताकि काम रुके नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को बात रखने की आवश्यकता है। और इस डायग्राम के माध्यम से आप ये देख सकते हो कि सबसे नीचे देखिए आप, रूट केप दिखाई दे रहा है, और रूट केप के ऊपर जहाँ पर डॉट डॉट लगा रखे हैं हमने, वो क्विसेंट जोन है, जो रिजर्व कोशिकाएं हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये एक्टिव होती है, डिवाइड करती है, नई नई सेल्स बनाती है और रूट को नीचे की तरफ ले जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, रूट एपेक्स के बारे में। पहले हमने पढ़ा शूट एपेक्स के बारे में, और आज हमने पढ़ा है रूट एपेक्स के बारे में। और इस तरह से हमारा मेरिस्टेमेटिक वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है शूट एपेक्स और रूट एपेक्स के बारे में। तो दोनों को आप सीक्वेंस में अगर पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत आसानी से समझ पाओगे, और सीक्वेंस में आप इसको पढ़ के देखो, निश्चित रूप से आपको इसमें हेल्प मिलेगी और आप आसानी से इसको समझ पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।